खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज राजधानी दिल्ली पर दौरा है। इसी बीच सीएम योगी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे हैं। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी मौजूद रहे। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक जारी है। बताया जा रहा कि आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर यह बैठक हुई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां अमित शाह के घर पर लगातार मुलाकातों का दौर जारी है, बैठक चल रही है और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बेहद ही अहम है। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेता और शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को करीब 42 करोड़ की धनराशि के पुरस्कार से सम्मानित किया है। सम्मान का आयोजन आज राजधानी के अटल बिहारी इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, रजत पदक विजेता मीराबाई चानू समेत कई खिलाड़ी मौजूद हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राज्य खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी भी मौजूद रहे। इसी दौरान हमारी संवाददाता ने हॉकी खिलाड़ी नेहा गोयल और वंदना कटारिया से खास बातचीत की। जय सिंह, इस वक्त हमारे साथ है नेहा गोयल, जो कि हॉकी खिलाड़ी में बेहतरीन प्रदर्शन करके भारत का नाम रोशन किए। नेहा गोयल, आपका जनता टीवी में बहुत बहुत स्वागत। कैसे महसूस कर रही है उत्तर प्रदेश में, वो भी लखनऊ में इतना सम्मान? क्या बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहली बार मैंने गिफ्ट दिखाई जो आपको उपहार में योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिला है। तो देख सकते हैं कि इनको 50 लाख का योगी आदित्यनाथ ने इनाम दिया है। और नेहा गोयल अपने जैसे जो युवा हैं, जो हॉकी में और प्रदर्शन करना चाहती हैं, आप उन्हें क्या समझना चाहिए? बस यही कि मेहनत करो और एक न एक दिन सफल जरूर होगे और दिल से मेहनत करनी चाहिए। मैंने भी ऐसी दिल से मेहनत की है स्टार्टिंग से ही। हाँ, हालांकि पुअर फैमिली से थी, बट अगर हम मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन जरूर वो हमें मिलते हैं। चलते चलते करिए प्लीज, चलते करिए। हमारे साथ अपना नाम? वंदना कटारिया। वंदना कटारिया, ये सबसे बेहतरीन नाम है जो कि पूरे ट्विटर पे छा गई थी और सभी को पता है कि आप वंदना कटारिया बताइए युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, यही है कि बस जो आने वाला टाइम है जो हम लोग का, और जो भी सीएम साहब ने इतनी अच्छी पॉलिसी निकाली योगी आदित्यनाथ सर ने, तो उसमें आने वाले टाइम में यूपी से और भी ज्यादा जो खेलने वाले हॉकी के लिए और स्पोर्ट्स के लिए और देश का नाम रोशन करेंगे मेडल लेके आने के लिए। इतना गिफ्ट दिखाइए जो आपने सीएम साहब के तौर पर मिला है आपको उपहार के तौर पर। ये देखिए, इनको मेहनत का इन्हें उपहार मिला है। नेहा कटारिया। जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। पिछले हफ्ते जनता टीवी ने कुपोषित बच्चों और गर्भवती गरीब महिलाओं को दिए जा रहे पुष्पाहार खिलवाड़ के साथ रिपोर्ट दिखाई थी और ये रिपोर्ट प्रमुखता के साथ दिखाई थी, जिसका बड़ा असर दिखाई दिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सदन में नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी ने जनता टीवी की रिपोर्ट पर मुहिम लगाई है। आप इस खास रिपोर्ट में देखिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जब राज्यसभा में इस बात का ऐलान किया था कि और स्वीकार किया था कि किस तरीके से कुपोषण बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे और गर्भवती महिलाएं उत्तर प्रदेश में हैं। कुपोषित बच्चों को पोषाहार समय से न मिलने का मामला सिर्फ अलीगढ़ का नहीं है, बल्कि रामपुर, रायबरेली, इटावा समेत अधिकांश ऐसे जिले शामिल हैं जहां पर लाभार्थियों को पोषाहार पाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से योजना चलने का उसका लाभ मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, प्रेग्नेंट भी हैं, तो क्या आपको जैसे शासन की तरफ से गर्भवती महिलाओं के लिए पोषाहार आ रहा है, क्या आपको मिला? कुछ नहीं मिलता। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने उन्होंने चिल्ला करके सबके सदन में सबके सामने रखा कि किस तरीके से कुपोषित बच्चे और सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है। बाल विकास पुरस्कार जिसका ढिढोरा पूछते हैं कि हमने गर्भवती महिलाओं को, गरीब महिलाओं को, बच्चों को
पुष्टाहार खिला करके पहलवान बना दिया 100%। कुपोषण से रोकने के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं न बच्चों तक पहुंच पा रही हैं, न ही उन माताओं पर जो गर्भवती हैं। ऐसी स्थिति में जनता टीवी ने जो रिपोर्ट दिखाई थी, इस पर आज मोहर लगा दी विधान भवन में, विधानसभा में, सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने। और हाँ, जनता टीवी की मुहिम तब तक चलती रहेगी जब तक कुपोषित बच्चों को अच्छा पोषण नहीं मिलना शुरू हो जाएगा और गर्भवती माताओं को उनका अन्न। जनता टीवी के लिए लखनऊ से अनिल केंकर। नगरी आगरा में भाई बहनों के पवित्र पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आगरा की रानी लक्ष्मीबाई बाल केंद्र पर छोटी बच्चियों द्वारा ऐसी राखी बनाई जा रही जो भाइयों की कलाई पर बंधकर कोरोना से बचाएगी। तो वहीं वाराणसी में कुछ उद्यमी लड़कियां जो कि राखी बना रही हैं ताकि लोगों को चाइनीज राखी से मुक्ति मिल जा सके। वाराणसी के दुकानदार अपनी मेहनत से घर पर ही लकड़ी से राखी बना रही हैं। लकड़ी पर बारीक नक्काशी से ये राखी बेहद आकर्षण दिख रही है। एक तरफ ये काम घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने वाला है तो दूसरी तरफ राखी शानदार कलाकारी का अद्भुत नमूना भी है जो कि सामने आ रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लोकतंत्र के स्तंभ न्यायपालिका और कार्यपालिका का कोई मतलब नहीं है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान की हरकत पर नाराजगी जताते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि तालिबान पहले से ही हिंसक और अमानवीय काम करता रहा है, बंदूक के बल पर राज करना चाहता है। पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वर्डिक्ट के आने के बाद पश्चिम बंगाल में जो अराजकता है, जो अप्रजातांत्रिक कार्य हो रहे हैं, जो रूल ऑफ लॉ का अभाव है, मैं समझता हूं कि रूल ऑफ लॉ पश्चिम बंगाल में लागू होगा, लोगों को न्याय मिलेगा। महिलाओं के साथ बलात्कार, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, घर में आग लगाना, ये बहुत सामान्य बात थी। जहां सीबीआई की जांच के आदेश दिए, वहीं पर एक एसआईटी के गठन का भी उन्होंने निर्देश दिया है और एसआईटी वर्तमान में बंगाल की स्थिति के बारे में जांच करके और अक्टूबर में हाईकोर्ट को रिपोर्ट देगी। और साथ ही जिन लोगों के साथ टीएमसी के गुंडों ने मारपीट की है, मकानों में आग लगाई है, सरकार को निर्देश दिए हैं कि नियमानुसार सबको मुआवजा दें। खबर गाजीपुर से है। गाजीपुर में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी का संबोधन किया। इस दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी और सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार शुरू से ही ब्राह्मण और दलितों की विरोधी रही और ब्राह्मण और दलित समाज पर पिछले 4.5 सालों से सरकार लगातार हमलावर है। इन समाज के लोगों की हत्याएं की जा रही है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी सरकार जब भी आती है तब ये लोग ब्राह्मणों और दलितों का उत्पीड़न करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों और दलितों से एक साथ आने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर ब्राह्मणों और दलित एक साथ आएंगे तो हर सीट पर प्रभाव डाल सकते हैं। हम लोग आपके पास 2022 में सर्वजन सफाई की सरकार बनाने जा रहे हैं और अपने दम पे बनाने जा रहे हैं। किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ गठबंधन करके और अब की बार हम लोग फिर से बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के साथ। अमरोहा से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बताया जा रहा कि एक पीएससी जवान ने एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी छात्रा को बहला फुसलाकर एक होटल में ले गया और उसके साथ दरिंदगी को अंजाम दिया और छात्रा को किसी को भी कुछ बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। वहीं पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला ये साहब, कल मेरी लड़की उठाई गई जबरदस्ती, गांव के लड़के ने उठाई है। नाम उसका सलमान है, पीएससी में नौकरी करता है सर। कहाँ पर? इस टाइम पोस्टिंग उसकी अयोध्या है, लेकिन छुट्टी आया हुआ है सर 1 महीने की, और बटालियन से सीतापुर से। बहुत घबराए हुए थे, तमंचा उसने ले रखा था कल मारने के लिए। लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गया। उसके बाद मेरे को फोन किया है और मेरे भी धमकी दिया। मैं चुप होकर चला गया था। हम ये चाहते हैं साहब कि इसका हमें लड़का जो है अंदर होना चाहिए, इसकी नौकरी चली जाए, न्याय मिलना चाहिए। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में अपराध संख्या 362/2021, धारा 354, 376, 323, 506 आईपीसी का दर्ज किया गया है।
विवेचना की जा रही है। आगामी त्योहार मुहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी को देखते हुए आगरा में धारा 144 लागू कर दी गई। आपको बता दें कि 144 धारा लागू होने से शहर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी करवाया जाएगा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन ने तैयारी भी शुरू कर दी। कर्फ्यू लागू होने की वजह से एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही कोई जुलूस, रैली और सामूहिक कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं निकाला जा सकता। इसमें त्योहारों का सीजन चल रहा है और साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन कराना है और इस त्योहार को भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है। इसलिए ये रूट मार्च किया गया है और रूट मार्च निश्चित आबादी क्षेत्र में किया गया है ताकि वहाँ शांति बनी रहे। और साथ ही मैसेज रूट मार्च का एक मैसेज आता है कि पुलिस अलर्ट है, सतर्क है। साथ ही साथ जो भी बिना मास्क के लोग होते हैं उनको भी अलर्ट करते हैं। साथ ही जो ट्रिपल राइडिंग करते हैं उनको भी चेक करते हैं। तो एक रूट मार्च से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो एक मैसेज जाता है असामाजिक तत्वों को, ऐसे लोगों को जो बलवाई लोग हैं कि पुलिस बहुत अलर्ट है, सतर्क है, कोई भी गतिविधि करेंगे तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसमें त्योहार जैसे हिंदुओं के त्योहार हैं, मुस्लिम समाज के भी त्योहार हैं, तो दोनों समुदायों से अलग अलग हमने मीटिंग की है, वार्तालाप की है। दोनों समुदाय पुलिस के विश्वास में है और दोनों को शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की इच्छुक। बाराबंकी में रेलवे अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ग्रामीणों पर अत्याचार कर रहा। दरअसल लखनऊ अयोध्या रेलखंड के सफेदाबाद स्टेशन के पास बसे कई गांवों के लोगों को क्रॉसिंग करते समय भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रास्ते को रेलवे ने खुदवा दिया है, जिससे लोगों का आवागमन बंद हो गया। वहीं इस मामले को लेकर गांव के लोगों ने बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत के आवास का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे। जिसके बाद सांसद खुद गांव पहुंचे और ग्रामीणों की समस्या जानी, साथ ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी ग्रामीणों को दिया। सांसद के पास अपनी समस्या लेके गए, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, बात भी की है, मेरे साथ यहाँ तक आए भी, उन्होंने जगह का मुआयना भी किया, उन्होंने डीआरएम से बात की है। डीआरएम ने कहा है कि मैं इसको देखूंगा, लेकिन हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत आश्वासन मिल चुके हैं। आज अगर इसको रेलवे का डिपार्टमेंट आकर के, रेलवे आए, कोई भी आए, इस रास्ते को जो भी उन्होंने खोदा है इसको पाटे, मुझे रास्ता दें। अन्यथा नहीं देते हैं तो गांव का एक भी सदस्य यहाँ से हटेगा नहीं, सब यहीं पे आत्मदाह करेंगे। वहीं आगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल 3 तलाक मामले में फरार चल रहे पूर्व मंत्री चौधरी वशीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से आरोपी पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। आरोपी की पत्नी ने 3 तलाक और जान से मारने की धमकी देने को लेकर तहरीर दर्ज करवाई थी। वहीं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राधाकृष्ण गुप्ता ने बताया कि न्यायालय ने मामले के तथ्य और परिस्थितियों और अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को देखते हुए अग्रिम जमानत पत्र को निरस्त कर दिया है। लेकर शिक्षा मंत्री से करीब 2 महीने से 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे। वहीं आज 22,000 गरीब शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे और अपनी तमाम मांगों को लेकर मंत्री से मिलने की मांग की। मंत्री के आवास के बाहर मौजूद पुलिस ने अभ्यर्थी को आश्वासन दिया है कि उनकी बातें मंत्री तक पहुंचाई जाएगी। ऐसे में हमारे संवाददाता ने अभ्यर्थियों से खास बातचीत की। 70,000 शिक्षक भर्ती मामले में 22,000 रिक्त पदों को जोड़ने की मांगों को लेकर लगातार अभ्यर्थी पिछले 2 महीनों से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। एक दिन पहले जहां विधानसभा गेट नंबर 3 पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, तो वहीं आज राजधानी लखनऊ के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास के बाहर ये लोग डटे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे? सर, ऐसा है, हम लोग यहाँ पे सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 6 महीने में 1,37,000 पदों को भरा जाए, जो सरकार अभी नहीं भरी है। हम चाहते हैं 1,37,000 पद जो थे 2 क्रमागत भर्तियां थी, इसमें से 68,500 की 22,000 पदें शेष रह गई है। हम सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि 22,000 सीटों को 69,000 में ऐड करके हम योग्य अभ्यर्थियों को न्याय दें। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर किन मांगों को लेकर कब से आप लोग राजधानी लखनऊ के चक्कर लगा रहे हैं? कब से राजधानी लखनऊ के चक्कर लगा रहे हैं आप लोग? 2 महीने हो गए हम लोग, कभी एनसीईआरटी, कभी इको गार्डन, कभी इधर उधर फेंक दिया जाता है। तो
20 दिन से हम लोग पानी टंकी चले हमारे भाई। क्या लगता है सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी? जी पहुंचेगी। हम लोग सपाई नहीं भाजपा ही हैं और सरकार से हमारी ये मांग है कि 1,37,000 पदों को जल्दी से जल्दी भरने का प्रयास करें। इसी तरह हमेशा आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। साफ तौर पर जो अभ्यर्थी उनका यही कहना सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, जब तक 1.5 लाख पर भर्ती अगर पूरी नहीं की जाती तब तक ऐसा ही राजधानी में प्रदर्शन करते रहेंगे। लखनऊ से जनता टीवी के लिए अभिनव। उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव कांग्रेस की सियासी वजूद को बचाए रखने का सवाल बन गया है। यही वजह है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के अपने नेताओं को ऐसी कमरों में बाहर निकालकर गांव और कस्बों में प्रवास करने की रणनीति बनाई है। अब ये नेता एसी के बंद कमरे में नहीं रहेंगे। कांग्रेस ने अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए आज से जय भारत महासंपर्क अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक गांव के 3 दिन रहेंगे। कांग्रेस का यह अभियान 21 अगस्त तक चलेगा। इन अभियान के दौरान कांग्रेस के प्रदेश और जिला पदाधिकारी गांवों मोहल्लों में 75 घंटे के प्रवास के दौरान 90 लाख लोगों से सीधे संपर्क और संवाद करेंगे। इस प्रवास के दौरान कांग्रेसी महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और महिला उत्पीड़न के मुद्दों के साथ देश की आजादी में कांग्रेस के योगदान और आजादी के बाद भारत के नवनिर्माण सहित विकास के लिए किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाएंगे और उनसे संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कमर कस ली है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हुए नए 16 मंत्रियों ने 16 अगस्त से जन यात्रा आशीर्वाद निकाली है। तो आपको बता दें कि यूपी के मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्य में कई मंत्री मिलकर करीब 3,665 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस दौरान ये मंत्री करीब 27 जिलों को कवर करते हुए सरकार की उपलब्धियां लोगों के बीच साझा करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 23 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर बैठक किया गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संसदीय कार्य मंत्री वसीधर भगत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कई विधायक मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने सदन में उठाने वाले सवाल का जवाब देने की बात कही। हालांकि सदन के पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देकर सदन को स्थगित करने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इसमें किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आप बात करेंगे, कोई सरकार पे आक्षेप भी नहीं है। कल मैं सरकार में था, आज कोई सरकार में होगा, उस आधार पे उनका जो अनुभव होगा वो इस डिबेट में कहिए या इस चर्चा में कहिए वो दिखाई भी देगा। और मैं, चूंकि आपको पता ही है कि उत्तराखंड के विकास के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हम राजनीतिक लड़ाई अपने अलग से प्लेटफॉर्म पे लड़ लेंगे, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा 20 और 21 अगस्त को तय हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहरादून प्रवास का प्रोग्राम बन गया। इससे पहले अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सपरिवार पहुंचे, जहां उन्होंने महामृत्युंजय जाप और रुद्राभिषेक का पाठ किया। किस तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा है, अभी हम पूरा कार्यक्रम तय कर रहे हैं। कार्यक्रम पहले वो 10 तरह के कार्यक्रम होते हैं, उनके एक पूरा रूटीन वर्क होता है। सबसे मिलेंगे, कोर कमेटी है, अन्य मंत्री मंडल के सहयोगी हैं। उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर टोल फ्री नंबर और वेबसाइट लॉन्च की है, जिससे कि उत्तराखंड के युवा वर्ग और जनता उनसे सीधी संवाद कर सके। यूकेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों की वेबसाइट है, जिसे लेकर यूकेडी ने भी वेबसाइट लॉन्च की है। साथ ही काशी सिंह एरी ने कहा कि दोनों राजनीतिक दलों से उत्तराखंड को बचाना है, जिसके लिए उन्होंने उत्तराखंड की जनता से अपील की है कि जनता को इस बार उत्तराखंड क्रांति दल सहयोग करना चाहिए। मिस कॉल नंबर है 9016860860। दूसरा हमारा कंप्लेंट और सजेशन का भी एक नंबर है 1800573686। तो ये सारा सिस्टम हम लोग बना रहे हैं और उसी की लॉन्चिंग आज हुई है और आप सबको
चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतने ही। आप अपना बहुत ख्याल रखें और जनता टीवी देखते रहें। नमस्कार।